ओके, नमस्कार। तो आज हम जो सिलेबस कवर करने जा रहे हैं, आज का सिलेबस जो कवर करेंगे हम वो है, पहला टॉपिक रहेगा लाइब्रेरी एज एन सोशल इंस्टीट्यूशन। लाइब्रेरी सोशल इंस्टीट्यूशन रहेगा। दूसरा है सोशल एंड हिस्टोरिकल फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी। इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखेंगे और डिफरेंट टाइप की जो लाइब्रेरीज है उसके बारे में बात करेंगे। यूजीसी का जो रोल है एकेडमिक लाइब्रेरी को डेवलपमेंट करने में, उसके बारे में। और शिवाजी जो यूनिवर्सिटी है कोल्हापुर में, उसकी जो लाइब्रेरी का रोल है हमारे फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन में, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि लाइब्रेरी एक इंस्टीट्यूशन क्यों है। लाइब्रेरी जो है मेरली एक स्टोर हाउस ऑफ बुक्स नहीं होती है, वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन इसलिए होती है क्योंकि वो प्रिजर्व करती है। किसको प्रिजर्व करती है? कल्चर को प्रिजर्व करती है, कम्युनिटी में नॉलेज फॉस्टर करती है, इंगेजमेंट होता है कम्युनिटी में, और जो है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो है वो सपोर्ट करती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग सपोर्ट करती है। उसके बाद फिर जो है सबसे बड़ी बात की इक्विटेबल एक्सेस होता है नॉलेज का, सोसाइटी में इक्विटेबल एक्सेस होता है। तो डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं कि हमेशा जो लाइब्रेरी होती है डिस्क्राइब्ड एज ए सोशल एजेंसी। क्यों होती है? क्योंकि इट सर्व्स द नीड्स ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी की जो है जरूरतों को पूरा करती है, जैसे आपने देखा क्या कि कल्चर को प्रिजर्व करती है, कम्युनिटी को जो है फॉस्टर करती है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इंश्योर करती है, और इक्विटेबल एक्सेस जो होता है नॉलेज का वो होता है। और इट ट्रांसमिट्स डिसिमिनेट्स एक्यूमुलेटेड नॉलेज थ्रू बुक्स। किसके माध्यम से? बुक्स के माध्यम से, जर्नल के माध्यम से, डिजिटल जो रिसोर्सेज है उसके माध्यम से, एंड कल्चरल जो प्रोग्राम्स होते हैं लाइब्रेरीज के माध्यम से वो ट्रांसमिट और डिसिमिनेट करते हैं। और अगर बात की जाए तो इसकी सेल्फ के अलावा लाइब्रेरी क्या करती है? लाइब्रेरी इज ए हब ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। ह्यूमन इंटरेक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो राइटर होते हैं वो अपने थॉट्स को किताबों में लिखते हैं, और वही किताबें जब इकट्ठी होती हैं तो उसी को हम ह्यूमन इंटरेक्शन करते हैं। कि अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं इसका मतलब एक जीते जागते व्यक्ति से बात कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि अलग अलग जो कम्युनिटी के लोग, बैकग्राउंड के लोग वहां पर आते हैं, वो भी जो है हमें लर्न और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे है? ट्रेडिशनली लाइब्रेरीज वर क्वाइट सेंचुरीज फॉर स्कॉलरली परस्यूट्स। पहले के जमाने में जो लाइब्रेरीज हुआ करती थी, दैट वाज नॉट द लाइब्रेरीज, इट वाज द मेयरली कस्टोडियन ऑफ द बुक्स। कि वो बुक्स को रखे जाने के लिए यूज होते थे, बस वहां पर किताबें रखी जानी चाहिए, और जिन्होंने उसको बनाया है सिर्फ उनके यूज के लिए होती थी। लेकिन बाय द टाइम जो है वो ये बदल गई, किसमें? डायनेमिक सोशल इंस्टीट्यूशन में। सबके लिए जो है ये ओपन हो गई, और इसने जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। जो हमारे सोसाइटी में अभी जो है टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अडॉप्ट किया, और ये एक बुरी तरीके से सोशल इंस्टीट्यूशन बन के उभरी है। टुडे दे आर वाइब्रेंट सेंटर्स ऑफ एजुकेशन, इनोवेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो आगे देखते हैं। सो फंक्शंस है जो सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन के रूप में इसका फंक्शन क्या है? सो लाइब्रेरीज क्या करती हैं? इट कॉम्प्लीमेंट्स स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लर्निंग। कम्युनिटी इंगेजमेंट होता है, वर्कशॉप होस्ट करते हैं, रीडिंग क्लब्स बनते हैं, कल्चरल इवेंट होते हैं, और इससे जो है सोशल बॉन्ड जो है स्ट्रेंथन होता है। सो दे सेफगार्ड हेरिटेज मटेरियल्स, मैन्युस्क्रिप्ट जैसे रेयर बुक्स वगैरह होती है तो हम लोग उसको प्रिजर्व करके रखते हैं। आर्काइव्स में भी होता है, आर्काइव का भी, लाइब्रेरी में आर्काइव सेक्शन भी होते हैं, या फिर आर्काइवर के लिए अलग से ही जो है लाइब्रेरीज बनाई जाती है। सो डेमोक्रेटिक एक्सेस, यही सबसे बड़ी बात है कि नॉलेज का एक्सेस सबको मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि दे इंश्योर द नॉलेज इज अवेलेबल टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड। अब मैं ये जो चीजें बता रहा हूँ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको ऑब्जेक्ट जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें ये सारे ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे ऑप्शंस दे दिया, और उसमें पूछ लिया कि जो है पब्लिक लाइब्रेरी या लाइब्रेरी का जो कौन सा एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इनोवेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सो लाइब्रेरीज प्रोवाइड एक्सेस टू आईसीटी, डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स एंड स्किल बिल्डिंग रिसोर्सेज। तो लाइब्रेरी बहुत मायने में जरूरी होती है। ये तो हम लोग खुद से ही लिख सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है कि इसको हम जो है अभी पढ़ाएंगे तभी आपको पता चलेगा। तो सोशल इम्पैक्ट क्या होता है? इनइक्वालिटी, सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी में जो है इनइक्वालिटी जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि हम लाइब्रेरी जो है आपको फ्री एक्सेस इंफॉर्मेशन देते हैं। सोशल कोहेशन बाय बीइंग इंक्लूसिव स्पेसेस वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट एजेस, जेंडर एंड कम्युनिटीज इंटरेक्ट। एक ही साथ सब आते हैं। सोशल कोहेशन जो है हम लोग प्रमोट करते हैं लाइब्रेरी के। सो दे कंट्रीब्यूट टू इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट, इनेबलिंग सिटीजन्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन इन पर्सनल एंड सिविक लाइफ। और हम जो है अच्छे डिसीजन ले सकते हैं इसके थ्रू। तो ये कहाँ कहाँ हेल्प कर रहे हैं लाइब्रेरी, और चैलेंजेस क्या हैं? तो डिजिटल डिवाइड सबसे बड़ा चैलेंज है। आप देखेंगे कि शुरुआत में सबसे पहले
टेक्नोलॉजी को लाइब्रेरीज ने अडॉप्ट किया और हम लोग अभी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में बहुत पीछे हैं जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। तो इसलिए ये डिजिटल डिवाइड बहुत बड़ी चीज है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब ये है कि जो हमारी टेक्नोलॉजीज हमारे पास अभी अवेलेबल हैं हमारे सोसाइटी में, क्या हम उसको यूज कर पा रहे हैं या क्या उसका एक्सेस हमारे पास है। हाइब्रिड रोल, मॉडर्न लाइब्रेरीज कंबाइन फिजिकल एंड डिजिटल सर्विसेज। तो चैलेंजेस हैं, उसको कोशिश कर रहे हैं टैकल करने के लिए, लेकिन फिर भी जो है ये सारे चैलेंजेस हैं। कम्युनिटी सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। लाइब्रेरीज आर इंक्रीजिंगली सीन एज थर्ड प्लेसेस बियॉन्ड हैंड होम एंड वर्क, क्योंकि यहाँ पर आप जाके जो है अपना लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। यहाँ पर आप इकट्ठे होइए, कोलेबोरेट कीजिए, इनोवेट कीजिए, ये ऐसा स्पेस होता है। तो कंपैरिजन करते हैं पहले ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न लाइब्रेरी में कि एज ए सोशल इंस्टीट्यूशन क्या क्या पहले वाली लाइब्रेरीज भी जो है सोशल इंस्टीट्यूशन थी? नहीं थी, क्योंकि उसको सबका एक्सेस नहीं था। ठीक है, तो अभी आज की मॉडर्न लाइब्रेरीज है उसको सबका एक्सेस है लगभग। मैं पब्लिक लाइब्रेरी की बात कर रहा हूँ। मेयरली कस्टोडियन ऑफ बुक्स होते थे, लेकिन अभी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर के रूप में काम कर रहे हैं, कम्युनिटी हब के रूप में काम कर रहे हैं। ओनली फिजिकल कलेक्शन हुआ करता था, लेकिन अभी डिजिटल कलेक्शन, वर्चुअल, हाइब्रिड, तीनों तरीके के, तीनों माध्यम से आपको चीजें उपलब्ध होंगी। सिर्फ पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए होता था, लेकिन अभी कोलेबोरेटिव लर्निंग कर सकते हैं आप, सबसे बातचीत कर सकते हैं जो भी वहां पर हैं, आपको अलग अलग तरीके के यूजर मिल जाएंगे। सो लाइफ लॉन्ग लर्निंग जुड़ी हुई है और इसका मिनिमल यूज होता था, इसका एक्सटेंसिव यूज हो रहा है आईसीटी का। So libraries are pillars of social development. They not only preserve knowledge but also actively shape society, intellectual and cultural fabric by being inclusive, innovative and community oriented. अगर आपको सोशल इंस्टीट्यूशन के लिए अगर आ जाता है कि वाई लाइब्रेरी जे सोशल इंस्टीट्यूशन, तो आपने शुरू से यही सारी चीजें लिख देनी है कि ओके। सो अभी हम लोग इसके हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। एंशियंट और मेडिएवल रूट्स जो है इसके कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो मेनली पहले लाइब्रेरी जो है वो टेम्पल में बनाए जाते थे, जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे उसको प्रिजर्व करने के लिए मोनेस्टिक लाइब्रेरीज बनाई जाती थी। बुद्धिस्ट जो मॉन्क होते हैं या फिर उनके भी हारास वगैरह होते हैं, तो वहां पर वो अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए उसको बनाते थे। सो नॉलेज वाज प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज एंड गुरुकुल्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स ऑन palm leaves and birch bark were stored and copied for religious and educational use. तो ये कभी कभी सवाल आ जाता है कि मैन्युस्क्रिप्ट किस पे लिखे जाते थे, तो ये आप लोग जो है थोड़ा रखिएगा। नालंदा, विक्रमशिला यूनिवर्सिटीज थी, बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हमारे यहाँ, 4 से लेकर 12वीं सेंचुरी तक। सो दीज आर द सेंटर्स ऑफ वास्ट कलेक्शंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स फंक्शनिंग एज प्रोटो पब्लिक लाइब्रेरीज फॉर स्कॉलर्स। प्रोटो पब्लिक लाइब्रेरीज का मतलब कि इंस्टीट्यूशनल भी थे और पब्लिक लाइब्रेरीज भी थे, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने यहाँ से मतलब इस लाइब्रेरी को यूज किया हुआ है। सो मुगल पीरियड में भी क्या हुआ कि जो राजा राजा क्या शहंशाह जो हुआ करते थे, वो रॉयल लाइब्रेरीज बनाते थे। मींस कि वो जो हमारे ग्रंथ हैं उसको ट्रांसलेशन वगैरह के लिए वो उसको रखते थे, लेकिन वो सबको एक्सेस उसका नहीं था। इसको पब्लिक लाइब्रेरीज हम बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे इसी रूप में इसका विस्तार हुआ है। अब जो ब्रिटिशर्स आए उसके उनके टाइम पे देखते हैं कि किस तरीके से इसका जो है विस्तार हुआ है। सो सबसे पहले 19th सेंचुरी में कोशिश की गई थी इसकी सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी की। सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी क्या है? काइंड ऑफ एक तरीके से यूजर फीस लेकर और लाइब्रेरी का जो एक्सेस मिलता था, ठीक है, तो उसी को सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी बोलते हैं। मतलब कि लाइब्रेरी का एक तरीके से रूप हुआ करता था, लेकिन इट वाज नॉट अवेलेबल फॉर एवरीवन। सो हंटर कमीशन 1882 में आया और उन्होंने स्कूलों में लाइब्रेरी और गांव में लाइब्रेरी को जो है इस्टेब्लिश करने की बात की कि जितना ज्यादा से ज्यादा हमारे जो है कल्चर की किताबें पढ़ेंगे, अंग्रेजी में किताबें पढ़ेंगे, उतना ज्यादा अंग्रेजियत आएगी और उतना ही आसानी से हम उसको कर सकते हैं कोलोनाइजेशन। सो कॉनन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी बनाई गई 1896 में, वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टेट लाइब्रेरीज, लेटर डेजिग्नेटेड एज नेशनल डिपॉजिटरी लाइब्रेरी। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी के बारे में सबको पता होगा, जहां पर जहां पर एक एक कॉपी जितना भी पब्लिकेशन इंडिया में होता है उसकी डिपॉजिट की जाती है। दे आर इंटाइटल्ड टू गेट ए कॉपी फ्रॉम द पब्लिशर। ओके, सो कॉनन मेरा पब्लिक लाइब्रेरी जो है वो 1896 में एज ए सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी स्टार्ट की गई थी, बाद में इसको एज ए पब्लिक लाइब्रेरी बनाया गया। सो लाइब्रेरीज ड्यूरिंग दिस पीरियड रिफ्लेक्टेड कॉलोनियल प्रायोरिटीज, सर्विंग एडमिनिस्ट्रेशन, इलीट्स को सर्व किया जाता था, बट दे लेड द ग्राउंड वर्क फॉर वाइडर एक्सेस। और बाद में इन्हीं को जो है एक वो बनाया गया, न्यू बनाई गई। सोशल रोल इन फ्रीडम मूवमेंट, लाइब्रेरीज का फ्रीडम मूवमेंट में क्या रोल रहा है?
So libraries became centers for political awareness and social reform. Reading rooms, vernacular libraries spread nationalistic literature, न्यूज़पेपर एंड पैम्फलेट. तो लाइब्रेरीज का उस समय काम यही होता था कि जो क्रांतिकारी विचार हैं उससे रिलेटेड जितने भी अखबार न्यूज़पेपर हैं उनका जो है सर्कुलेशन करना होता था. रिफॉर्म्स लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक promoted libraries as tools for mass education and awakening. और ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बाल गंगाधर तिलक ने लाइब्रेरीज को एक जो है टूल के रूप में यूज किया एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, जनता को जागरूक करने के लिए. सो पब्लिक लाइब्रेरीज दस बिकेम सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ रेजिस्टेंस, नर्चरिंग एंड इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स. अब इंडिपेंडेंस के बाद की बात करते हैं, क्या हुआ था. 1947 के बाद जो है एक नेशन बिल्डिंग के रूप में जो है लाइब्रेरीज का योगदान रहा है. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी स्टेब्लिश की गई यूनेस्को के सपोर्ट से, और एक जो है अर्बन पब्लिक लाइब्रेरी का बढ़िया उदाहरण बन के निकली है. और धीरे धीरे जितने भी स्टेट बने उन्होंने भी जो है लाइब्रेरी लेजिस्लेशन अपने यहाँ लागू करना शुरू कर दिया. जैसे सबसे पहले तमिलनाडु में लागू हुआ, फिर आंध्र प्रदेश में लागू हुआ, उसके बाद फिर कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, और लगभग लगभग अभी 18-19 स्टेट में लागू हो चुका है. उसके बारे में बाद में बात करेंगे. बाकी एक गवर्नमेंट ने जो है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन एस्टेब्लिश किया, जो अभी इस समय इंडिया में पब्लिक लाइब्रेरीज को सपोर्ट करता है. और उसी के साथ साथ जो है गवर्नमेंट का भी कुछ इनिशिएटिव रहा है. एक मिशन आया था, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज 2012 में, और लाइब्रेरीज को मॉडर्नाइज करने के लिए, डिजिटाइज करने के लिए ये मिशन आया था. बहुत कुछ शायद काम नहीं हुआ इसके अंतर्गत, फिर भी जो मिशन था उस कहीं ना कहीं जो है लोगों के या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज तो हुआ ही होगा. डिजिटल लाइब्रेरीज की दिशा में गवर्नमेंट ने काम किया. डिजिटल लाइब्रेरी जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया बनाई गई है, वो शायद आईआईटी खड़गपुर के द्वारा जो है उसको मैनेज किया जा रहा है. और दूसरा जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय अभी बनाया गया है, जो एनबीटी के द्वारा मैनेज किया जा रहा है. तो अभी इस दिशा में काम चल रहा है. धीरे धीरे लाइब्रेरीज का हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो रहा है. सो टुडे पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट एज थर्ड स्पेसेस बियॉन्ड होम एंड वर्क, ये हम बात कर चुके हैं. सोशल फाउंडेशंस ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज, तो क्या होता है, डेमोक्रेटिक एक्सेस होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, सोशल इंक्लूजन होता है, और कल्चरल प्रिजर्वेशन होता है. क्योंकि हमारे मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह को जो है प्रिजर्व करके रखते हैं. तो एंशिएंट में पहले टेम्पल मोनेस्टिक लाइब्रेरी हुआ करते थे. मीडिएवल में रॉयल मुगल लाइब्रेरीज थे. उसके बाद कॉलोनियल में सब्सक्रिप्शन एंड स्टेट लाइब्रेरीज हुआ करते थे. फिर उसके बाद फ्रीडम मूवमेंट में वर्नाकुलर रीडिंग रूम्स, वर्नाकुलर मतलब कि जो देसी भाषाएं होती हैं, हमारे लोकल लैंग्वेजेस होते हैं, उसमें जो है ऐसे बनाया गया था. फिर उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस स्टेट लाइब्रेरी एक्ट यूनेस्को के द्वारा सपोर्ट किया गया था. उसके बाद फिर डिजिटल हाइब्रिड लाइब्रेरीज आए हैं अभी. तो अब चलते हैं हम लोग की लाइब्रेरीज के प्रकार कितने होते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं एकेडमिक लाइब्रेरी के बारे में. सो एकेडमिक लाइब्रेरी एज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज. दे सपोर्ट टीचिंग, लर्निंग एंड रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग टेक्स्ट बुक, रेफरेंस वर्क, जर्नल एंड डिजिटल रिसोर्सेज. सो बेसिकली क्या होता है, स्कूल लाइब्रेरी या एकेडमिक लाइब्रेरीज का काम क्या होता है कि ये सप्लीमेंट करते हैं टीचिंग में, कि जो भी टीचिंग हो रही है उससे रिलेटेड बुक्स इनको प्रोवाइड करना है, उससे रिलेटेड जो है रेफरेंस बुक प्रोवाइड करना है, टेक्स्ट बुक प्रोवाइड करना है, जर्नल्स प्रोवाइड करना है, जो और रिसर्च को जो है सपोर्ट करना होता है. सो क्या काम, मेन फंक्शन क्या है, करिकुलम बेस्ड जो मटेरियल्स प्रोवाइड करना है, सपोर्ट फैकल्टी रिसर्च एंड स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स को जो सपोर्ट करना है, ऑफर रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, बिब्लियोग्राफिक एंड रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करना है. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, तो स्पेशलाइज कलेक्शन होते हैं इनके पास जो है एकेडमिक डिसिप्लिन से रिलेटेड. मान लीजिए कि जो लाइब्रेरी, अगर कोई स्कूल जो है वो साइंस बैकग्राउंड से जुड़ा हुआ है, तो उसमें लगभग साइंस से रिलेटेड ही किताबें रहेंगी, या फिर कुछ सेल्फ हेल्प वाली बुक्स मिल जाएंगी. अदरवाइज वो पर्टिकुलर वही कलेक्शन डेवलप करते हैं. प्रोफेशनल स्टाफ ट्रेंड इन लाइब्रेरी साइंस, इंक्रीजिंग रिलायंस ऑन आईसीटी एंड रिसोर्सेज. तो लगभग लाइब्रेरी आजकल जो है आईसीटी का यूज कर रहे हैं. सो यूजेस क्या है, स्टूडेंट्स यूज देम फॉर असाइनमेंट एंड एग्जाम प्रिपरेशन, फैकल्टी रिलाई ऑन देम फॉर स्कॉलरली रिसर्च, दे एक्ट एज रिपोजिटरी ऑफ दीज थीसिस एंड डिसर्टेशंस. तो मेनली जो है आजकल हमारे स्कूल लाइब्रेरीज में यही सारे काम हो रहे हैं. बाकी स्कूल लाइब्रेरीज को जो है बहुत कई एकेडमिक लाइब्रेरीज हैं जो बहुत ही अच्छे अच्छे तरीके से फंक्शन कर रहे हैं. ज़्यादातर कॉलेज या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज की बात मैं अगर करूं, कहीं कहीं स्कूल लाइब्रेरीज भी बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं. तो ये डिपेंड करता है हमारे जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर, जो मैनेज कर रहे हैं उसको. पब्लिक लाइब्रेरीज पे चलते हैं. सो पब्लिक लाइब्रेरीज आर कम्युनिटी ओरिएंटेड इंस्टीट्यूशन ओपन टू ऑल.
सो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, विच लाइब्रेरी इज ए ओपन टू ऑल टाइप लाइब्रेरी। सो फंक्शंस क्या हैं इसके? प्रमोट लिटरेसी प्रमोट करते हैं, लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रमोट करते हैं, कल्चरल डेवलपमेंट प्रमोट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? गवर्नमेंट के द्वारा फंड किए जाते हैं, फ्री होती है सर्विसेज या लो कास्ट सर्विस होती है, इंक्लूसिव एक्सेस होता है, बिना रोक टोक के जो है आपको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। रिक्रिएशनल रीडिंग मतलब फन रीडिंग होती है कि थोड़ा मन नहीं किया, टाइम पास करना है, चलो ठीक है पढ़ते हैं। कल्चरल प्रोग्राम्स होते रहते हैं वहां पर, कुछ भाषण स्पीच ये सारी चीजें। कम्युनिटी इंफॉर्मेशन सर्विस, तो और कम्युनिटी को भी ये लोग इंगेज करके रखते हैं। स्पेशल लाइब्रेरीज मतलब कि जो स्पेशली जो है पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट के लिए बनाए जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल में कोई लाइब्रेरी हो गई, कोई लॉ फर्म की लाइब्रेरी होगी, कोई रिसर्च सेंटर हुआ तो पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए इन्फोसिस विप्रो है, उसने कोई लाइब्रेरी बना दी तो ये पर्टिकुलरली उनके लिए है। विधानसभा में, लोकसभा में लाइब्रेरी बना दी, वो भी वही है। सो फंक्शन क्या है? प्रोवाइड हाईली स्पेशलाइज्ड इन्फॉर्मेशन, पर्टिकुलरली सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन चाहिए उनको। टेलर्ड कलेक्शन होते हैं, टेक्निकल स्टाफ होता है उनका, कस्टमाइज सर्विसेज होती हैं कि जैसे मान लो लॉ लाइब्रेरी है तो उनको क्या जजमेंट वाले जितने भी रेफरेंसेस चाहिए होंगे वो चाहिए होगा, जब जजमेंट पिछले जो है। सपोर्ट डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। टेक्निकल इनोवेशन एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, सही बात है, जिसको साधारण लोग जो है मैनेज नहीं कर सकते। इसमें गवर्नमेंट लाइब्रेरी जैसी कोई चीज नहीं होती है, फिर भी मैंने लिखा हुआ है गवर्नमेंट लाइब्रेरी मतलब जो भी गवर्नमेंट के द्वारा फंडेड है वो सारी गवर्नमेंट लाइब्रेरीज। तो गवर्नमेंट लाइब्रेरी में सारी लाइब्रेरीज आ जाती है, एकेडमिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी। तो और नेशनल लाइब्रेरी भी कोई अलग तरीके की लाइब्रेरी नहीं है, ये भी एक पब्लिक लाइब्रेरी है। इनके काम थोड़े से अलग होते हैं। ये क्या करते हैं? इनका मेनली काम ये होता है कि हमारे कल्चर को प्रिजर्व करके रखना है। और ये लीगल डिपॉजिट सेंटर मेनली होते हैं, काइंड ऑफ एक तरीके से डिपॉजिटरी का भी काम करते हैं। सभी पब्लिक वर्क्स इन द कंट्री, उस कंट्री में क्या पब्लिश हो रहा है सारी जो है कलेक्शन इनको रखना है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कंप्रेहेंसिव कलेक्शन होता है, आर्काइवल रोल होता है। तो अगर सारी चीजें पब्लिश हो रही हैं, वो इस लाइब्रेरी में रखी हैं, इसका कहने का मतलब ये है कि रिसर्च करने के लिए सबसे बेस्ट जगह यही है। तो इसलिए ज्यादातर वहां पर रिसर्च स्कॉलर्स, हिस्टोरियंस जो हैं, और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स का मतलब जिनको गवर्नमेंट के पॉलिसीज वगैरह बनाने हैं, उनके काम आते हैं। मॉडर्न लाइब्रेरीज में अब यही सारी लाइब्रेरीज मॉडर्न लाइब्रेरीज भी हैं। मॉडर्न लाइब्रेरीज का भी कोई अलग रूप नहीं है। नेशनल लाइब्रेरी को डिजिटाइज कर दिया तो डिजिटल लाइब्रेरी हो गई। वर्चुअल लाइब्रेरी अगर उसमें बना दिया, एक जगह कंप्यूटर कोने में रख दिया और उसमें जो है कलेक्शंस ऑनलाइन इंटरनेट पे अवेलेबल करा दिए, वर्चुअल लाइब्रेरी हो गई। और ये दोनों का जो मिश्रण होता है वो हाइब्रिड लाइब्रेरी हो जाती है। तो ये भी कुछ अलग तरीके से नहीं है, सिर्फ तीन तरीके की लाइब्रेरीज होती है मेनली, एकेडमिक, पब्लिक और स्पेशल। नेशनल लाइब्रेरी, मॉडर्न लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी, इसका कोई अलग से तो यूजीसी का रोल देख लेते हैं। यूजीसी जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी को जो है बेसिकली सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो इन्होंने ढेर सारी कमिटीज बनाए यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज को रिफॉर्म करने के लिए। सो सबसे पहले लाइब्रेरी कमेटी बनाया 1957 में, फर्स्ट सिस्टमेटिक रिव्यू ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज 1957। रिव्यू कमेटी आई टू रिकमेंड द मॉडर्नाइजेशन एंड स्टाफिंग नॉर्म्स। फिर एजुकेशन कमीशन आया 64-66 में, एम्फेसाइज्ड लाइब्रेरीज एज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी को हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी बोला इन्होंने, एजुकेशन कमीशन। ये भी सवाल आ जाता है कभी कभी कि कौन से कमीशन के द्वारा हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी बोला गया था लाइब्रेरी को। मेहरोत्रा कमेटी आई 1983 में एंड सजेस्टेड ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग। लाइब्रेरीज को ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग जो है उसी टाइम पे कर दिया था 1883 में, लेकिन अभी तक कोई भी लाइब्रेरी इतना जो है ऑटोमेशन उसका हो नहीं पाया है। सोल वोल बना दिया इन्होंने, उसके बाद भी अभी आप लाइब्रेरी में जाकर देखेंगे दशा खराब ही है। सो रस्तोगी कमेटी 1997-98 में आई, फोकस्ड ऑन डिजिटल रिसोर्सेस एंड आईसीटी इंटीग्रेशन। ये भी उसी की बात कर रहे हैं, लेकिन धरातल पे हुआ कुछ नहीं है। तो फिर भी खैर हमें जो है पॉजिटिव देखना है, निगेटिव पे बात नहीं करेंगे। निगेटिव आपको लिख के नहीं आना है। फंक्शन ऑफ यूजीसी इन लाइब्रेरी डेवलपमेंट, तो उन्होंने क्या किया? फंडिंग की है, ग्रांट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बुक्स, जर्नल्स, आईसीटी फैसिलिटीज, स्टाफिंग नॉर्म्स का स्टैंडर्ड बनाया, लाइब्रेरी ऑटोमेशन की गाइडलाइन प्रोवाइड की इन्होंने, एलआईएस करिकुलम डेवलपमेंट के लिए दिया कि भैया लाइब्रेरी प्रोफेशनल बनेंगे तो कैसे बनेंगे, क्या है, क्या सिलेबस होना चाहिए, सारी चीजें। नेटवर्किंग में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। इनफ्लिप नेट जो है ये मैनेज कर रहे हैं अहमदाबाद से, और इनफ्लिप नेट बढ़िया काम कर रहा है। मॉडर्नाइजेशन सपोर्ट करते हैं ये रिसोर्सेस को, इन्होंने सोल भी बनाया हुआ है, सोल भी यही डेवलप किया शायद इन्होंने। और डिजिटल लाइब्रेरीज और कंसोर्टिया लाइक यूजीसी इन्फोनेट और शोध गंगा, शोध गंगोत्री, ये सारे बहुत सारे जो है थीसिस वाले जो वेबसाइट्स हैं इसको मैनेज कर रहे हैं।
तो अच्छा खासा योगदान दिया इन्होंने रिसर्च के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो। सो इम्पैक्ट क्या हुआ इनका यूजीसी का, वेल इक्विप्ड विद मॉडर्न रिसोर्सेस। कोशिश किया गया कि सभी लाइब्रेरीज वेल इक्विप्ड हो और मॉडर्न रिसोर्सेज के साथ हो। स्टाफिंग नॉर्म्स में स्टैंडर्डाइजेशन हो, उसके सर्विसेज में स्टैंडर्डाइजेशन हो, और इंटीग्रेशन किया इन्होंने नेशनल एंड ग्लोबल नॉलेज नेटवर्क्स का। तो अब लास्ट में, सबसे पहले लास्ट में हम देखते हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में पढ़ना था, तो उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ शिवाजी यूनिवर्सिटी इज आल्सो नोन एज बैरिस्टर बाला साहेब खारडेकर नॉलेज रिसोर्स सेंटर, और 1964 में स्टेब्लिश हुई थी 7,000 किताबों के साथ, और कलेक्शन अभी इस समय 3.5 लाख रुपए से 3.5 लाख तक है। ढेर सारे जर्नल्स हैं इनके पास, थेसिस एंड डिजर्टेशंस हैं। फिर अभी आप देख ही रहे हैं कि इनका काम क्या है। इनका काम है सर्कुलेशन एंड लैंडिंग, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफिक सर्विसेज, पीरियडिकल्स एंड जर्नल्स, डिजिटल लाइब्रेरी एंड रेयर बुक सेक्शन, स्टडी सेंटर फॉर स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स। सो रोल क्या है कि BBKKRC सर्व्स ओवर 3 लाख स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर इन वेस्टर्न महाराष्ट्र। तो वेस्टर्न महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, इसलिए शायद उन्होंने शिवाजी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के बारे में दे दिया है। तो इसका नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, क्या इसका जो है कलेक्शन है, ये सारी चीज़ें याद रख लीजिएगा। और थैंक यू सो मच आज के लिए। बाकी मैं फिर से जो है दूसरा सिलेबस लेके आऊँगा 1-2 दिन में।